ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बजट से उम्मीदों की कि आखिर इस बार के बजट में कितनी उम्मीदें पूरी हो पाएंगी मध्य प्रदेश की। कृषि क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा पाने वाले मध्य प्रदेश को इस बार के कृषि बजट से खासी उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री राघव जी पर इस बार किसानों की खास नजर रहेगी। तो चलिए आपको बताते हैं बजट में किसानों के लिए राघव जी के पिटारे से क्या निकल सकता है। चुनावी समर के बीच इस नए बजट में किसानों को टारगेट करते हुए कई तोहफे तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें डीजल के बढ़ते दामों को देखते हुए सरकार इस बार किसानों को डीजल पर वैट में कुछ छूट देने का फैसला कर सकती है, जिससे मध्य प्रदेश के किसानों को सस्ता डीजल मिल सके। साथ ही कपास सोयाबीन के कर की कटौती की जा सकती है। एसएमई की ओर से बनाए जाने वाले कृषि उपयोग उपकरणों की दर 13% से 5% की जा सकती है, जिससे किसानों को थ्रेशर, ट्रॉली, कल्टीवेटर सस्ते दामों में मिल सकता है। नए बजट में सिंचाई बिजली पर खासा जोर रहेगा। किसानों को बिजली सब्सिडी के साथ 1200 रुपए प्रति हॉर्स पावर प्रति वर्ष के फ्लैट रेट पर मिलने की खबर है। किसानों को बिजली बिल के भुगतान के लिए साल में 2 बार की सुविधा मिलेगी। साथ ही गेहूं और धान खरीद पर 100 रुपए प्रति क्विंटल की घोषणा इस साल भी जारी रहने की उम्मीद है। बजट में किसान महापंचायत के दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से की गई घोषणाओं को भी शामिल किया जा सकता है। वहीं किसानों को विदेश जाकर खेती की उन्नत तकनीक सिखाने के लिए मुख्यमंत्री किसान विदेश अध्ययन योजना की शुरुआत कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सूबे के कृषि बजट में इस बार किसानों को बैंक सुविधा देते हुए सहकारी बैंकों में कोर बैंकिंग की सेवा भी शुरू की जा सकती है। वहीं फल फूल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 5 साल में 1000 करोड़ रुपए खर्च करने पर भी मुहर लग सकती है। शिवराज सिंह की किसान राजनीति के चलते सबसे ज्यादा बजट कृषि के लिए होगा। सरकार भी जानती है कि प्रदेश की 70% आबादी कृषि पर निर्भर है, तो इसे खुश करना खासी अहमियत रखता है। ऐसे में राज्य सरकार के खजाने पर अचानक 1500 करोड़ का अतिरिक्त भार आ सकता है। खबर भारती के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्यों में भी मुख्यमंत्री के नाम से कई योजनाएं चलाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में भी ऐसी कई योजनाएं चल रही हैं। नजर डालते हैं उन्हीं योजनाओं पर। केंद्र में प्रधानमंत्री के नाम पर चल रही महत्वपूर्ण योजनाओं की तर्ज पर प्रदेशों में मुख्यमंत्री के नाम से भी योजनाएं चलती हैं। मध्य प्रदेश में भी इस तरह की कई योजनाएं चल रही हैं। एक नजर डालते हैं मुख्यमंत्री के नाम से चल रही योजनाओं और उन पर 2012-13 के वित्तीय वर्ष में खर्च होने वाली रकम पर। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना मुख्यमंत्री की ये सबसे चर्चित योजनाओं में से एक है, जिसके लिए वो काफी तारीफ भी पा चुके हैं। इस लोक लुभावन योजना के लिए पिछले बजट में 58 करोड़ रुपए रखे गए। मुख्यमंत्री निकाह योजना मुस्लिम कन्याओं के निकाह के लिए भी बजट में 2 करोड़ की राशि रखी गई। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना गांवों को सड़क से जोड़ने वाली इस महत्वपूर्ण योजना पर इस वित्तीय वर्ष में एक बड़ी रकम खर्च की गई और इसका बजट 900 करोड़ रुपए रखा गया। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना शहरों में पीने के पानी की समस्या को देखते हुए लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के मकसद से बजट में इस योजना को शामिल किया गया। इसके लिए 132 करोड़ की बड़ी रकम की व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना गांव में लोगों के लिए पक्के मकान की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने 2012-13 में 97 करोड़ की राशि स्वीकृत की। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को भरपेट भोजन सुनिश्चित करने की इस योजना के लिए भी वित्त मंत्री ने लगभग 330 करोड़ के बजट की व्यवस्था की। मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री के नाम से यह योजना चल रही है। इसके लिए वित्त वर्ष 2012-13 में 50 करोड़ का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना मासूम बच्चों में हृदय रोग जैसी गंभीर समस्या को देखते हुए अलग से एक योजना लागू की गई। इसके लिए सरकार ने 4 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। लाडली लक्ष्मी योजना ये मुख्यमंत्री की सबसे पसंदीदा योजनाओं में शामिल है, तो इसका खास ख्याल वित्त मंत्री ने हमेशा रखा है। पिछले बजट में इस योजना के लिए 650 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना समाज का वो तबका जो सबसे ज्यादा पिछड़ा और लाचार है, उसे भी रहने के लिए छत नसीब हो, इसके लिए आवास योजना में 29 करोड़ रुपए दिए गए। मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन तेजी से हो रहे शहरीकरण और शहरों की बढ़ती भीड़ ने प्रदूषण को जन्म दिया है। शहरों की स्वच्छता को बचाकर रखने के लिए मिशन चलाया जा रहा है। बजट में कुल 33 करोड़ का प्रावधान है। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना इस योजना के लिए 2012-13 के बजट में 125 करोड़ रुपए की व्यवस्था वित्त मंत्री ने की। मुख्यमंत्री शहरी गरीब कल्याण योजना
ये योजना उन शहरी गरीबों के लिए है जो फुटपाथ पर अपनी रेहड़ी लगाकर व्यापार करते हैं। इनके कल्याण के लिए 5 करोड़ की रकम सरकार ने बजट में रखी है। मुख्यमंत्री खिलाड़ी कोष। खेल और खिलाड़ियों पर सरकार का ध्यान तो विशेष तौर पर है ही, लेकिन वित्तीय वर्ष 2012-13 में मुख्यमंत्री के नाम से विशेष तौर पर एक खिलाड़ी कोष का गठन किया गया। इसके लिए 1 करोड़ की राशि रखी गई। ये जितनी भी योजनाएं हैं वो लोक लुभावन है और इनसे सीधे तौर पर आम लोगों का हित जुड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है कि प्रदेश के मुखिया के नाम से चल रही इन योजनाओं को इस चुनावी साल में कम से कम नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और उम्मीद है कि वित्त मंत्री इन योजनाओं पर इस बजट में एक बड़ी रकम की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे और सरकार इस वित्तीय वर्ष में भी इन योजनाओं पर दिल खोलकर खर्च करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर भारती। चलिए हम इस वक्त बता दें कि हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ रामेश्वर नीखरा जी जुड़ गए हैं, जबलपुर से किसान नेता हैं। रामेश्वर जी, आपका भी स्वागत है खबर भारती पर। शुरुआत आपसे ही करते हैं। दरअसल हम कृषि बजट की बात कर रहे थे। पिछले बार 9,000 करोड़ से ज्यादा का अलग से कृषि बजट पेश किया गया था और बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। जैसा कि अभी हमने सुना कि 70% से ज्यादा आबादी है जो मध्य प्रदेश में कृषि पर निर्भर करती है। बहुत बड़ा एक वोट बैंक है, चुनावी साल है और कृषि को लेकर अवार्ड भी पा चुके हैं शिवराज सिंह चौहान। क्या लगता है इस बार क्या उम्मीदें हैं? सबसे बड़ी उम्मीद जो मैं करना चाहता हूँ वो ये करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी की कितनी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जी की कितनी योजनाएं हैं, ये सारी योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो और ये सारी योजनाएं किसी भी प्रकार से जमीन में दिखलाई नहीं देती हैं। इनके क्रियान्वयन की जहाँ तक बात है, उन योजनाओं के संबंध में किसी के भी साथ किसी भी गांव में जा सकता हूं और कहूंगा चलो सारी मुख्यमंत्री की योजनाएं निकाल लें, सारी प्रधानमंत्री की योजनाएं निकाल लें जो राज्य सरकार के माध्यम से क्रियान्वित की जाती हैं। उन योजनाओं का क्रियान्वयन इस गांव में देख लें और जब उनको लगेगा कि कहीं से किसी भी प्रकार से कोई योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है तो टूटे फूटे ढंग से हो रहा है तो उसमें बड़ी भारी गड़बड़ियां हैं। कौन सी योजना की आप बात कर रहे हैं उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं। मैं अपेक्षा ये कर रहा हूं कि बजट में कोई कितना भी पैसा रखे पर वो पैसा जिसके लिए रखा गया है उस तक पहुंचे, इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए, मॉनिटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। दत्ता साहब, आपको क्या लगता है? कृषि बजट की हमने बात की है, डीजल पर वैट में छूट, ये सरकार पे एक दबाव है कि वो वैट में छूट दे। कपास सोयाबीन पर कर में छूट की बात है। बिजली को लेकर किसानों को राहत चाहिए। इसके अलावा बोनस चाहिए गेहूं और धान पर। 1500 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। लेकिन आपको लगता है कि यहां सरकार अगर दिल खोलकर पैसे लौटाती भी है तो ये बहुत सही जगह पर खर्च होगा, सरकार को आमदनी भी होगी? नहीं, सरकार को आमदनी तो तब होगी अगर एकदम ग्राउंड लेवल पे जाके इसकी रिफ्लेक्शन अगर होती है। मैं किसान नेता की बातों से सहमत हूँ कि हमारे देश में चूक कहाँ पे होती है। हमारे देश में योजनाओं की कमी नहीं है, अच्छे योजनाएं होते हैं, पर उसको लागू करने का जो प्रशासनिक जो मशीनरी है वहाँ पे चूक होती है। इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे चीज़ें सही तरह से लागू नहीं होती है, जिसके चलते बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और अक्सर देखा गया है कि तमाम जितने सारे सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं या तो वो वक्त के साथ मतलब कि इम्प्लीमेंट नहीं होता है, लगातार उसके ड्यूरेशन को बढ़ाया जाता है और उसके चलते एक्स्ट्रा खर्चा लग जाता है। तो यानी कि जितने सारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है वो एग्जिस्टिंग टाइम फ्रेम में और टाइम लिमिट में अगर ख़त्म हो, अगर समाप्त हो तो तब तो वो उपयोगी साबित होता है। अगर टाइम फ्रेम में ना हो और उसके लिए अगर एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन अगर दी जाती है तो वो गलत होता है और वो मिस गवर्नेंस होता है। चलिए अशोक जी, आपको क्या लगता है यहाँ पर सरकार यहाँ पर कृषि पर और बजट बढ़ाने में कितनी सक्षम दिख रही है? क्या लगता है कि कृषि पर और बड़ा बजट सरकार बढ़ाने में फिलहाल कहीं से भी सक्षम दिख रही है? कुल आपने 1500 करोड़ रुपए बोले, जो कि हमारे कुल बजट का 1 लाख करोड़ के मात्र 1.5% है। तो मैं इसे मानता हूं कि नहीं, अशोक जी मैं स्पष्ट कर दूं, ये 1500 करोड़ रुपए अतिरिक्त भार की बात हो रही है। पहले से ही 9000 करोड़ से ज्यादा का बजट है कृषि का। हाँ, तो 9% वो हुआ और 1.5% का अतिरिक्त भार आएगा। अगर ये 2% तक भी जाता है तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। उसके सामने उद्योगों के लिए मात्र 167 करोड़ है। तो मैं उद्योग अध्यक्ष के नाते ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार कम से कम 2% अपने बजट का उद्योगीकरण के लिए भी रखे। इसके लिए 2% तक भी हो, अगर 9% का भी 11% भी हो तो उचित होगा, क्योंकि उद्योग भी कृषि आधारित होते हैं। जो सोयाबीन है, रुई है, दे आर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज।
उसको फ्लिप देने के लिए ये बहुत अच्छा कदम होगा। बिल्कुल, चलिए हम श्रीवास्तव जी के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें आपको कि शिवराज सरकार जो है वो कर्ज के बोझ से दबी हुई है, और ये सब जानते हैं कि लेकिन कैसे दबी है। मध्य प्रदेश पर करीब 85,160 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसके लिए राज्य सरकार हर साल 6,000 करोड़ रुपए कर्ज चुकाती है। राज्य के हर नागरिक पर 11,730 रुपए का कर्ज है, और हर साल कर्ज में 10 से 12% की बढ़ोतरी हो रही है। तो इस आंकड़े को भूलना नहीं होगा। पहले से ही 85,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज का बोझ झेल रही है प्रदेश सरकार, और प्रदेश का हर शख्स 11,000 रुपए से भी ज्यादा का कर्जदार है। जाहिर सी बात है। तो श्रीवास्तव जी, अब आपके पास आते हैं, चूंकि आप आर्थिक और सांख्यिकी विभाग में रहे हैं। सरकार पहले से ही कर्ज तले दबी हुई है, मध्य प्रदेश पर बहुत भारी कर्ज है यहां पर, लेकिन फिर भी माना जाए कि एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां सरकार अगर बजट बढ़ाती भी है तो वो प्रोडक्टिव स्कीम है, वहां पर नुकसान नहीं है सरकार को। नहीं, इसके लिए ऐसा हो जाता है कि भाई इनके लिए अभी तक ये हो रहा था कि जो रासायनिक खाद हैं या ऑर्गेनिक खाद हैं उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। बीच में अभी क्या थे, ये जितनी भी रासायनिक खादें थी उनका टोटा पड़ गया था, और जो लोग बेच रहे थे उसको माली मुनाफे बेच रहे थे। सरकार जो कोऑपरेटिव के माध्यम से या इनके माध्यम से इनको करती है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके माध्यम से किसानों तक पहुँचाना चाहिए। दूसरा, जहाँ तक ये आपने कहा था कि वो बिजली का इसका है, उसमें भी वो छूट दे रहे हैं कि किसानों से कम दर पर बिजली ली जाती कितने, और उसी तरह से सिंचाई के साधन भी बढ़ा रहे। लेकिन सवाल ये है कि जो किसान है उसको खुद की अपनी सोच डेवलप करना चाहिए। जैसे अभी वो चाह रहे हैं कि किसानों को विदेश में भेज दें और वहाँ से वो उन्नत किस्म की खेती करके आएँ। एक्चुअली वो सीख के आएंगे तभी करेंगे, लेकिन उसके पहले भी ऐसा है कि किसान खुद भी करता है, ऐसा नहीं कि सरकार के कहने पर ही करता है। उनके खुद भी कहते हैं, जैसे अभी हमारे कृषक नेता एक कह रहे थे कि साहब वो स्कीम का क्रियान्वयन ठीक से नहीं होता। इस स्कीम का क्रियान्वयन तो होता है, ये तो हर कोई जानता है कि कितना पैसा जिसके बेनिफिट के लिए चलाया जाता है उसको पहुंचता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। पैसा पहुंचता है, कम से कम पहुंचता है, ये जरूर है, लेकिन स्कीमें तो चलती हैं, योजनाएं तो चलती हैं। हम तो योजना विभाग में थे, एग्रीकल्चर में ऐसा था कि एग्रीकल्चर का देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर मेन है, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी होती है कि कृषि के उत्पादन बढ़ाना चाहिए। अब यहाँ क्या हो जाता है कि जैसे कृषि अभी भी जानते हैं कि कृषि मानसून पर निर्भर करती है। अभी आप देखिए गेहूं कितना बढ़िया थी, सोयाबीन कितना बढ़िया जा रहा था, लेकिन ओले और पानी की बरसात आ गई, तो अब इसमें प्राकृतिक विपदाएं आती हैं, उनको तो दूर नहीं किया जा सकता। और जाहिर सी बात है यहाँ पर सरकार को फिर से, चूंकि सरकार से मुआवजे की मांग होती है तो सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। रामेश्वर जी, आपसे एक और सवाल, यहाँ पर कृषि बजट की बात करें, योजनाएं जाहिर सी बात है जैसे बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन में लाइन लॉस जैसी चीज होती है, वैसे योजनाओं को लेकर भी, लेकिन कृषि बजट जो है उसको लेकर कितना संतुष्ट हैं एक किसान नेता के तौर पर? आप क्या लगता है कि कृषि बजट जो पहले था पिछले साल, उतना भी अगर रहता है या थोड़ा बढ़ता भी है तो काफी कुछ होगा वो किसानों के लिए? अभिषेक जी, अभी आपने कहा 70% किसान जी, अभी आपने कहा कि 70% किसान हैं जी, और हमारे जो आर्थिक सलाहकार हैं उनने बताया कि 9% और एक 10.5% होता है, तो 70% किसानों के लिए 10.5% राज्य का बजट जाता है जी। पर मैं इसमें भी संतुष्ट हूँ जी कि 70% के लिए 10% जाए, पर वो 10% नीचे पहुंच जाए। जी, आप देखिए कृषि विभाग को कि कृषि विभाग कहीं पर भी गांव में दिखलाई नहीं देता है, ग्राम सेवक से लेकर के और जो दूसरे अधिकारी तक हैं उन तक तो कृषि विभाग कहीं पर दिखलाई नहीं देता है। लेकिन रामेश्वर जी, ये भी एक सच्चाई है, किसानों को कोई समय पर सलाह नहीं देता है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि पिछले बजट पर अगर एक नजर डालते हैं तो ये देखते हैं कि शिवराज सरकार ने सबसे ज्यादा जो खर्च किए हैं वो या तो एग्रीकल्चर हो या पंचायत के मामले में अगर हम देखें तो ग्रामीण स्तर पर सबसे ज्यादा योजनाएं चलाई गई हैं। तो दत्ता साहब, वही माना जाए जैसे कि हमने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी में लाइन लॉस जैसी चीज होती है, वही यहाँ योजनाओं को लेकर भी शायद हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, और इस चीज पे मेरा थोड़ा सा मतभेद है। जो रिटायर्ड जो पदाधिकारी है मध्य प्रदेश सरकार के, जी, मैं सीधा उनके बात से सहमत नहीं हूँ। एक उदाहरण के तौर पे अर्थशास्त्री होने के नाते मैं इतना जानता हूँ कि हर यूनिट व्यक्ति के लिए अगर 1 रुपए अगर दिया जाता है किसी एक व्यक्ति के ऊपर खर्च करने के लिए, और उससे अगर
आपका 75 पैसा अगर मिस गवर्नेंस के चलते अगर नहीं पहुंच पाता है जमीनी स्तर पे, तो वो क्या नुकसान नहीं है? वो तो बहुत बड़ा नुकसान है। जब एक जमीनी स्तर पे एक व्यक्ति के पास जब 1 रुपए पहुंचना चाहिए था, वहां पे 90% अगर मिस गवर्नेंस के चलते यहां वहां अगर बांट दिया जाता है, नहीं पहुंचता है, तो 10 पैसा अगर जा रहा है तो वो 10 पैसा का क्या फायदा है उस चीज का? इस चीज पे गौर करना बहुत आवश्यक है। इसके साथ एक और पहलू जोड़ना चाहूंगा यहाँ पे, कृषि क्षेत्र पे अगर ध्यान है, बहुत अच्छी बात है, ध्यान होना चाहिए, पर कृषि क्षेत्र से भी आमदनी लाने के लिए बाकी जितने सारे एलाइड इंडस्ट्रीज है उनको भी तो मजबूत करो आप। पावर सेक्टर पे आप विशेष रूप से ध्यान दो, ग्रामीण क्षेत्र पे जो सड़क है उस पे ध्यान दो, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज पे आप ध्यान दो, कोल्ड स्टोरेज पे आप ध्यान दो। फसल अगर खराब होता है, अगर फसल अगर मार्केट तक पहुंचता नहीं है और उसके चलते अगर बर्बाद हो जाता है, तो किसकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है। यानी सड़क, बिल्कुल, यानी सड़क भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिजली अगर किसानों को आप मुफ्त देते हैं तो उसके लिए आपको बिजली का उत्पादन भी बढ़ाना होगा, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा फोकस करना होगा सरकार को। एक जानकारी हम आपको यह भी दे दें कि सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान हर रोज लगभग 3 घोषणाएं करते हैं और अब तक कुल वो 7,334 घोषणाएं कर चुके हैं। इनमें से 3,513 योजनाएं अभी अधर में लटकी हुई हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए 12,000 करोड़ रुपए की और राशि चाहिए। तो ये स्थिति है, हर दिन 3 घोषणाएं करते हैं मुख्यमंत्री। अब तक का ये रिकॉर्ड रहा है। अब तक 7,334 घोषणाएं हो चुकी हैं, जिनमें लगभग आधी यानी 3,513 घोषणाएं अधर में लटकी हुई हैं। चलिए यहां से अशोक जी का रुख करते हैं। अशोक जी, शिवराज सरकार की यहां पर कुछ चीजों को लेकर आलोचनाएं भी हो रही हैं, सबकी अपनी अपनी राय है। आपको क्या लगता है, यहां पर कुछ सेक्टर्स को पूरी तरह इग्नोर किया गया है, कुछ सेक्टर्स पे जहां खर्च किया जा रहा है वहां सही तरीके से योजनाएं लागू नहीं हो रही हैं और घोषणाएं इतनी हैं कि आधी से ज्यादा अब तक अधर में है? नहीं, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए आवश्यक है कि जो विकास हो वो आम आदमी को रख के हो। लोक लुभावन उसका शब्द भले ही हम उपयोग करें, परंतु इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए आवश्यक है। और उसमें सिर्फ ये मैं एक बात कहता रहा हूँ कि संपदा निर्माण का भी वो ध्यान रखें। आपने फिस्कल डेफिसिट की बात कही, हमारे प्रदेश में कुल 85,000 करोड़ का घाटा आपने बताया, जो कि 1 साल के बजट से कम है। एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट आई बिलीव दिस इज़ नॉट ए वेरी हाई सम, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करने के लिए अगर हम ये बोल दें 11,000 रुपये प्रति व्यक्ति पर कर्ज है, तो थोड़ा सा उसको हम गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। कुल मिला के 85,000 करोड़ का जो ऋण है वो 1 साल के बजट से कम है। अतः अभी हमारी स्थिति काबू में है, हमारी प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। और ये 85,000 करोड़ पिछले कई वर्षों का घाटा जो एक्यूमुलेट हो चुका है। इसलिए इन डेफिसिट फाइनेंसिंग, जब हम घाटे की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं ताकि विकास हो, इसलिए ये बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा राशि नहीं है और ये हमारे नियंत्रण में है, वित्त मंत्री जी के नियंत्रण में है, ऐसा मैं मानता हूं। चलिए रामेश्वर जी, आपसे चूंकि वक्त की अब बहुत कमी है, बस आखिरी सवाल आपसे, यहां पर पुरानी चीजों को अगर छोड़ दें कि क्या शिकायतें रह गई हैं, इस बार क्या उम्मीद आप कर रहे हैं, क्या खास आपको मिल सकता है, किसानों को मिल सकता है जो आपकी जरूरत है? देखिए, इस प्रदेश के अंदर डीजल सबसे महंगा है, इस प्रदेश के अंदर पेट्रोल सबसे महंगा है, इस प्रदेश के अंदर गैस सिलेंडर सबसे महंगा है, इस प्रदेश के अंदर कोई कंट्रोल नहीं है किसी चीज पर, इस प्रदेश के अंदर एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट का कहीं कोई उपयोग ही नहीं हो रहा है, इस प्रदेश के अंदर सरकार सब्जी की कीमत बढ़ती है तो केंद्र पे आरोप लगाती है, इस प्रदेश के अंदर सरकार भी महंगाई की का नारा देती है कि महंगाई बढ़ा रही है केंद्र सरकार। तो अगर उसको चाहती है कि महंगाई का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हो रहा है तो भाजपा की सरकार को हो रहा है। अगर डीजल की कीमत बढ़ती है तो 35 पैसा हर रुपए पर इनको पैसा मिल जाता है। तो इस ढंग से ये खुद कीमत बढ़ाने में सहयोगी हैं। अगर हमको यानी डीजल कम रेट पर मिल सकता है तो जिनके वेट और सेल टैक्स की वजह से वह डीजल हमको और ज्यादा, यानी रामेश्वर जी आप बहुत ज्यादा उम्मीद, यानी आप बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे? नहीं, हम इनसे अपेक्षा कर रहे हैं
कम से कम ये खेल खेलना बंद करें, स्वीकार करें कि हम 35% टैक्स ले रहे हैं और हम लेते रहेंगे। चलिए बिल्कुल बिल्कुल। दत्ता साहब आखिरी टिप्पणी आपसे भी, बस एक छोटी सी टिप्पणी कि क्या आपको लगता है इस बार के बजट में कौन सा सेक्टर होगा जो सबसे ज्यादा इस बार लाभान्वित आपको दिख रहा है? कृषि का क्षेत्र जो है वो उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा, मैं समझता हूँ। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को नज़रअंदाज ना किया जाए, उस पर भी ध्यान होना चाहिए। एजुकेशन पे विशेष रूप से ध्यान मिलनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पावर पे ध्यान होना चाहिए। आप मानते हैं कि उन योजनाओं पर ज्यादा फोकस होगा जैसा कि कह रही थी जयश्री जी? होना चाहिए। और उसके साथ साथ डेफिसिट जो है सरकार की, जो वित्तीय घाटा के जो डेफिसिट है वो लगभग 2.5% के आसपास है, इसको कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये अर्थशास्त्री के हिसाब से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये एक रेड मार्क है और ये चेतावनी है किसी भी सरकार के लिए कि 2.5% से ऊपर अगर जाता है तो बहुत खतरनाक है। हाँ ना, मैं बस एक छोटा सा जवाब कि क्या आपको लगता है कि सरकार इस साल चुनावी बजट में ऐसा करेगी? मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है कि ये शायद घाटा 3% से ऊपर जाएगा और वो खतरनाक। बिल्कुल। अशोक जी आपसे भी बस छोटी सी टिप्पणी, इंडस्ट्रीज को लेकर क्या खास बहुत बड़ी उम्मीद आप कर सकते हैं? क्योंकि इंडस्ट्रीज को बुलाने का बहुत ज्यादा शिवराज सरकार ने बार बार कोशिश की है कि बहुत सारी कंपनियां आए, बहुत सारा निवेश हो, लेकिन अब तक वैसा कुछ खास दिखा नहीं। नहीं, इन्वेस्टर समिट के लेकर उद्योग जगत में भी बहुत उत्साह है और ब्यूरोक्रेट्स में भी काफ़ी उत्साह है। जो हम पिछले 3-4 महीने पहले जो बात थी और इस 3-4 महीनों में हमने देखा है कि बहुत उत्साह है। बार बार ये बात की जाती है कि हमें क्या मिला, कितने ज़मीन पर आए, कितने एमओयू ज़मीन पर आए जी। मैं ये मानता हूँ कि ये जो समिट हुई थी ये लड़की देखने का मामला है। अभी लड़की देखी है, पसंद आएगी तब शादी होगी, इसमें वक्त लगेगा, समय लगेगा और थोड़ा सा समय अवश्य लगेगा और इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। मैं ये भी मानता हूँ अगर 50% एमओयू भी ज़मीन पर आ जाते हैं तो हमारी इन्वेस्टर समिट बहुत सफल है और जो प्रयास किए गए सरकार द्वारा। चलिए बढ़िया है। लड़की अगर देखते देखते ही तब तक चुनाव भी आ जाएगा और चुनाव में अगर सिर्फ लड़की देखने के नाम पर शिवराज सरकार पार पा लेती है तो एक बड़ी उपलब्धि भी होगी। श्रीवास्तव जी बस आपसे भी एक टिप्पणी कि अब जाहिर सी बात है कि आप रहे हैं, सरकार के अधिकारी रहे हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि इस बार सरकार अपना राजकोषीय घाटा कम करने पर फोकस नहीं करेगी, ये माना जाए? नहीं, कम करने की बात तो हो सकती है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को तो डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए है कि वो नोट नहीं निकाल सकते, अपने को तो यही है तो टैक्स से पूरा किया जाए या उस घाटे को के लिए कुछ न कुछ कर लगाए जाएं। सवाल ये जब भी कोई टैक्सिंग और इसकी पॉलिसी होती है तो सब कोई विरोध करता है कि था अभी तक इतने ज़्यादा खर्चे हो रहे, इतने ज़्यादा टैक्स लग रहे हैं और लगाएंगे नहीं होंगे। सवाल ये है कि जो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट है उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी बात है, उसको ज़मीन चाहिए, बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, तभी इंडस्ट्री डेवलप होगी। अब ये चीज़ें जहाँ डेवलप होंगी तभी इंडस्ट्री बाहर की लगेंगी। चलिए बिल्कुल, अब चूंकि हमारे पास वक्त की कमी है इसलिए बहुत ज़्यादा और चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। चलिए हम एक बार फिर से बता दें कि अब वित्त मंत्री की हम बात कर रहे हैं राघव जी की। राघव जी लगातार 10वीं बार ये बजट पेश करेंगे। एक नजर डालते हैं राघव जी के सियासी सफरनामे पर। राघव जी का जन्म गुजरात के भुज जिले के मोथारा में हुआ। 7 जुलाई 1937 को जन्मे राघव जी ने एमकॉम और एलएलबी तक शिक्षा हासिल की। शुरू से वो पढ़ाई में काफी तेज थे और लॉ करने के बाद काफी समय तक उन्होंने वकालत भी की। वे लंबे समय तक इनकम टैक्स एडवाइजर रहे। वे 1958 में जनसंघ से जुड़े और इसके बाद धीरे धीरे सक्रिय राजनीति में उतर गए। इसी के साथ वे मध्य प्रदेश राज्य तिलहन संघ और SATI विदिशा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष समेत कई और पदों पर रहे। 1970 में हुए उपचुनाव में राघव जी पहली बार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। इमरजेंसी के दौर में वे 1975 से 1977 तक जेल में रहे। वे 6ठी लोकसभा के लिए 1977 में निर्वाचित हुए। इसके बाद उन्हें संगठन की जिम्मेदारी मिली और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और उपाध्यक्ष के पदों पर उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। 9वीं लोकसभा के लिए 1989 में एक बार फिर से उन्हें टिकट मिला और वे दोबारा जीतकर संसद पहुंचे। 1990 और 1994 में उन्हें मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजा गया। जब राज्य की कमान उमा भारती को मिली तो उन्होंने राघव जी को 2003 में विधानसभा का चुनाव लड़ाया। राघव जी उम्मीदों पर खरे उतरे।
फाइनेंशियल क्षेत्र में उनके अनुभव को देखते हुए उमा भारती ने राघव जी को अपनी कैबिनेट में लेते हुए वित्त मंत्रालय का दायित्व सौंपा। इसके बाद जब बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने तो राघव जी का मंत्री पद और वित्त विभाग बरकरार रहा। राघव जी ने अपने कौशल को दिखाते हुए मध्य प्रदेश सरकार के लिए कई उपलब्धियां अर्जित की। शायद यही वजह रही कि शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में बीजेपी दोबारा सत्ता में आई तो मुख्यमंत्री पद संभालते ही शिवराज ने उन्हें वित्त विभाग के साथ वाणिज्यिक कर जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी दे दी। गैर कांग्रेस शासित सरकारों में राघव जी एकमात्र ऐसे वित्त मंत्री हैं जिन्हें लगातार 10वीं बार बजट पेश करने का सौभाग्य हासिल हो रहा है। खबर भारती के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो जितना लंबा राजनीतिक अनुभव उतनी ही बड़ी उपलब्धि, और ये मध्य प्रदेश के सिर्फ दूसरे वित्त मंत्री हैं जिन्होंने लगातार 10वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया है। बजट पेश करेंगे ये 10वीं बार। पूर्व वित्त मंत्री अजय नारायण मुसरान की बराबरी करने जा रहे हैं वित्त मंत्री राघव जी। चलिए आप सभी मेहमानों का, रामेश्वर नीखरा जी, दत्ता साहब, जयश्री जोशी जी, अशोक बड़जात्या जी और एसके श्रीवास्तव साहब, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए। और कुल मिलाकर एक बात तय है कि राघव जी जब 10वीं बार बजट पेश करेंगे तो उनके इस लंबे अनुभव को देखते हुए, वित्त मामलों की बहुत अच्छी जानकारी को देखते हुए, सूझबूझ को देखते हुए उम्मीद करनी चाहिए, और साथ में इस चुनावी साल को भी ध्यान में रखते हुए उम्मीद करनी चाहिए कि आम जनता को बहुत बड़ी राहत देंगे। मध्य प्रदेश की जनता खुश होगी, लोक लुभावन बजट होगा और सबको यह बजट पसंद आएगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। इसी उम्मीदों के साथ फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।